हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने ये सोचा था कि मैं वैसे सीरीज चला रहा था मास्टर इन एफएम इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर एफएम के अंदर मास्टरी करने का मैंने बोला था और मुझे लगा था कि 30 लेक्चर्स के अंदर एफएम का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम कुछ 30 डेज के अलावा जो है एक्स्ट्रा डेज पे चलेंगे। तो अब हम एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो आपका एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा लेक्चर नंबर ये 1 है, जिसमें हम हमारा वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, उसके लेक्चर्स अपलोडेड है। अब हम एक्स्ट्रा क्लास 1 के अंदर उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड उसका कैलकुलेशन। देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? किसी भी बिजनेस के लिए, देखो समझना, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वर्किंग कैपिटल का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर? तो बिजनेस का जो नर्व सिस्टम होता है या बिजनेस के अंदर जो लाइफ ब्लड होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ ब्लड का काम होता है ना, वही वर्किंग कैपिटल का किसी भी बिजनेस के अंदर काम होता है। अगर नर्व सिस्टम या लाइफ ब्लड जो है उस पर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारी बॉडी भी प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर देती है। तो वैसे कि वैसे वर्किंग कैपिटल में अगर थोड़ी भी शॉर्टेज वगैरह आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज आ गई ना तो फिर बिजनेस में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, भले ही आपने कितनी हैवी मशीनरी क्यों ना लगा रखी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ऐसा कोई फैमिली है जिनके बहुत सारी ज़मीनें हैं, है ना, गाँव में बहुत बड़े खेत हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो देखा जाए तो उनके पास में प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन घर में मंथली जो इनकम है वो नहीं आ रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो है लेकिन उस प्रॉपर्टी पड़ी है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। या घर पे गोल्ड पड़ा है, अब उसको बेच के तो खा नहीं सकते। तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट्स होती हैं, अगर वो केवल पड़ी है और हमको कमा के नहीं दे रही है और घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है, तो वहां पर घर में क्या होगा? कैश की कमी हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? हमें वो प्रॉपर्टी बेच के गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे कैसे? बिजनेस के अंदर आपको पता है 2 तरह की एसेट होती है। एक फिक्स एसेट्स होती है, हमने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, लेकिन उस फैक्ट्री और प्लांट को चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। अगर वो शॉर्टेज हो गई तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और फैक्ट्री बंद हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो इसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्टेज नहीं हो, इसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करो, है ना, कि कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल का क्या करो? एस्टिमेशन करो। वर्किंग कैपिटल का क्या करो? एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन करो। कैलकुलेट करके देखो पहले से भैया आपको कितने पैसों की जरूरत है इस बिजनेस को रन करने के लिए, न कि सेटअप करने के लिए। सेटअप तो कर दिया, फैक्ट्री लग गई, प्लांट लग गया, मशीनें लग गई, बट उसको ऑपरेट करने के लिए, लेबर को पैसा देने के लिए, इन्वेंट्री का पैसा देने के लिए वो कितना चाहिए आपको, तो उसका आप एस्टिमेशन कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए। हर किसी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। ओके, उसमें आपका प्रोडक्शन लेवल क्या है, किस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, किस रिलेटेड आप गुड्स बना रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी है, कितना आपको पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। तो उसमें से कुछ फैक्टर्स जो है वो कॉमन है, वो सबके लिए यूज आते हैं। और उसमें फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल। क्या है? वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। भाई आपकी देखो, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने के लिए। बिल्कुल है। क्यों है? उसका रीजन देखो, नेट सेल्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए आप तो आपको पता चल जाएगा। उसका रीजन है, बिल्कुल है भाई, जितना आप बेचोगे उतना ही तो प्रोड्यूस करोगे ना। मेन बात है प्रोडक्शन पे ही तो आती है। वर्किंग कैपिटल की सबसे ज्यादा जरूरत का प्रोडक्शन पे होती है ना। तो जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, तो उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल जो है वो आप परसेंटेज ऑफ नेट सेल के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर जितनी ज्यादा हायर सेल्स लेवल
आपका हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपको बढ़ाएगा, मतलब जितना ज़्यादा सेल्स उतना ही हायर नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आया समझ में? अब ये कैसे करें? तो देखो इसमें हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप क्या करो, सबसे पहले करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल तीनों का ही नेट सेल के ऊपर कुछ एस्टिमेट कर लो। तो एस्टिमेट निकालो सबसे पहले, एस्टिमेट ऑफ करंट एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल। जो नेट सेल्स है उसके कितने परसेंट हमको करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, एस्टिमेशन निकालो करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटीज का एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। ठीक है, फिर आप क्या करो, सी नंबर, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। तो तीनों के परसेंटेज निकाल लो, तो उससे आपको एक एस्टिमेशन पता चल जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत हमें पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर वो वर्किंग कैपिटल की नीड को, जरूरत को किस सोर्स से पूरा करो, बैंक से लोन लोगे या कोई तरीका है, तो वो फिर आप पूरा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के बाद में उसके सोर्सेज पे जाओगे और वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा कर दोगे। ओके, ठीक। सेकंड नंबर आता है वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल या फिक्स एसेट्स। वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और फिक्स एसेट्स। अब ये थोड़ा सा क्या है, फिक्स एसेट्स में क्या आ गया आपका, फिक्स एसेट्स में आ गया आपका एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाली एसेट्स जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो जो आपकी फिक्स एसेट्स लगा रखा है, जो आपने प्लांट लगा रखा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है उसका पता कर लो। जैसे आप प्लांट जो लगा रखा है, जो मशीन लगा रखी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब आप देख लो कि वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें से कितनी का आप यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं, कितनी कैपेसिटी को आप यूटिलाइज करेंगे इस बार, इस मंथ, इस पीरियड, इस ईयर। तो जैसे आपको ये पता चलेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इतनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करना है, यानी कि इतना प्रोडक्शन करना है। अगर प्रोडक्शन लेवल पता चल गया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया, तो फिर आप आराम से वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर सकते हो, उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और सी नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, वो है सी नंबर, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिसाइड कर लो। ये बहुत अच्छी चीज है, साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। आपको जो करंट एसेट्स है उसमें कैश हो गया, बैंक हो गया, बीआर हो गया, डेटर हो गया, यहां से पैसा कितने दिन में आएगा, और फिर आपको पेमेंट भी करना है, उसमें क्रेडिटर्स आ गए, तो वहां पर आप जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, तो रिसीव्ड से लगाकर पेमेंट तक का जो ये साइकिल है वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप क्या करो, क्रेडिटर से गुड्स परचेज करके लाओगे और उसको बोलोगे भैया 1 महीने बाद में मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। अब आप उस 1 मंथ के भीतर भीतर प्रोडक्शन करके उस गुड्स को सेल कर दोगे, और सेल करोगे आप कैश में भी कर सकते हो और उधार में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बीच में आपको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने दिन में आपका रॉ मटेरियल जो है वो WIP में कन्वर्ट होता है, कितने दिन में फिर WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, और कितने दिन में के अंदर अंदर जो है फिनिश गुड्स वो आपके सेल हो जाता है, और उसमें भी कैश सेल और क्रेडिट सेल होती है। फिर क्रेडिट सेल के अंदर डेटर से कितने दिन में आपके पास पैसा आएगा, फिर डेटर से जब आपके पास पैसा आएगा, तो ये पूरा जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है इसमें कितना टाइम लगा, फिर आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, अगर ये पता चल जाए तो वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन में और कैलकुलेशन में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हमें पूरा बिजनेस समझ में आ जाता है ना कि ये जो साइकिल है ये कितने दिन में घूमेगा। यहां से उधार खरीद के लाऊंगा, उसको फिर रॉ मटेरियल को WIP में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद में मैं बेचूंगा, फिर डेटर से पैसा आएगा। तो ये जो पूरा साइकिल पीरियड है ये कितने दिन का साइकिल पीरियड है, क्योंकि डेटर से जब पैसा आएगा तो सारे पेमेंट्स हो जाएंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे, सब पेमेंट्स होंगे, छोटे मोटे खर्चों का वगैरह का। तो ये पीरियड जो है ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिसाइड करें,
और पहले तो कैसे इसको पता करें, इसके क्या फॉर्मूलाज हैं। जब हमको हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पता चल जाएगा, डेज के अंदर होता है, उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री से, यानी कि हमारे जैसे जो दूसरे बिजनेसेस चल रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं। अगर हम उससे बेटर हैं तो बढ़िया है, अगर हम उससे बेटर नहीं हैं तो हमें उसके जितना तो होना ही पड़ेगा। उसके लिए हम फिर जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो उठाएंगे। ओके, ठीक। तो इसमें क्या है मामला, आइए मैं आपको थोड़ा सा इसकी फॉर्मूलाज वगैरह बताता हूं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें हमको छोटा सा एक स्टेटमेंट बनाना है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ईजी है। अगर इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बहुत ईजी हो क्वेश्चन होगा। आपको इसमें क्या करना है, टर्नओवर रेशियो निकालना है। सबसे फर्स्ट आप टर्नओवर रेशियो निकालोगे, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर। अब टर्नओवर रेशियो को मैं शॉर्ट में टीओ लिख रहा हूं, टीओ रेशियो, ठीक है। सबसे पहले ये निकालना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो कितना जल्दी टर्नओवर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन स्टॉक में ही पड़ा रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन में कितने दिनों में चला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज मटेरियल ले लीजिए, एवरेज मटेरियल ले लीजिए। क्वेश्चन में अधिकतर एवरेज मटेरियल आपको दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो ओपनिंग मटेरियल प्लस क्लोजिंग मटेरियल डिवाइड बाय 2। मटेरियल मतलब वही रॉ मटेरियल, ओके। डिवाइड कर दीजिए इसमें टोटल परचेजेस का, टोटल परचेजेस का, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 से। और अगर क्वेश्चन बोलता है 360 डेज है साल में तो 360 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे आपके पास रॉ मटेरियल टर्नओवर डेज आ जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 20 डेज आ गए, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं। जैसे अमाउंट लिखोगे ना तो डेज आएंगे, डेज को राउंड ऑफ जरूर करना, ओके। फिर आप सेकंड नंबर देखोगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो। वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस ले लीजिए। WIP मतलब ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, बीच की स्टेज, उसमें डिवाइड कर दीजिए आपके प्रोडक्शन का, कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर प्रोडक्शन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है तो फिर COGS ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल प्रोडक्शन दे ही रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो बेटा COGS लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 365, यानी कि जो आपका WIP है वो कितना जल्दी जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन तक WIP रहता है, तो उसका टर्नओवर रेशियो क्या है, कितने दिन तक। तो फॉर एग्जांपल के माने 10 डेज, 10 डे रहता है हमारा WIP, फिर ये फिनिश गुड्स में चला जाता है। फिर आएगा हमारा फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो मतलब आपका गुड्स बन करके तैयार है, अब उस बेचने योग्य है, तो उसका टर्नओवर रेशियो क्या है। तो इसमें आप ले लेंगे एवरेज फिनिश गुड्स, डिवाइड वही करेंगे टोटल प्रोडक्शन, और अगर टोटल प्रोडक्शन आपको नहीं दे रखा हो तो आप COGS ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूं भाई ये हो गया 15 डेज। अब फिनिश गुड्स का क्या करोगे आप, डेटर को सेल करोगे ना बेटा। फिनिश गुड्स का तो क्या करते हैं हम, डेटर को सेल करते हैं। देखो कौन सा था, ये था फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड WIP, थर्ड आ गया फिनिश गुड्स, फोर्थ नंबर आ जाएगा आप डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर कौन होते हैं, जिनको हम फिनिश गुड्स बेचते हैं, तो वो कितने दिन में आपको पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें आप एवरेज डेटर ले लीजिए, और डेटर किससे रिलेटेड होते हैं, सेल्स से, तो यहां सेल्स ले लीजिए, क्रेडिट सेल्स लेना, ठीक है। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 365, तो पता चल जाएगा भैया आपको जो है 25 दिन के अंदर डेटर जो है वो पेमेंट कर देते हैं। तो यहां पर आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां टोटल करोगे ना यहां पर, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यहां पर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आ रहा है, देखो 20 और 10 30, और ये 25 और 15 40 और 30 कितने हो गए, 30 40 50 60 और 70 डेज आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। अब ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करें कि लेस कर दो आप इसमें फिफ्थ नंबर, क्या है वो है बेटा आपका डेटर हो गया ना, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि आप क्रेडिटर सप्लायर्स जिनसे आप गुड्स उधार खरीद के लाते हैं उनको कितने दिन में पेमेंट करते हैं, उसका टर्नओवर रेशियो। उसमें आप क्या करेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स ले लीजिए, और क्रेडिटर्स किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, क्रेडिट परचेज से, तो परचेज ले लीजिए, क्रेडिट वाली परचेज, उधार परचेज, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। तो पता चला भैया आप जो है 22 डेज के अंदर जो है पेमेंट कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड,
ये हर बिजनेस को पता होना चाहिए। उस हिसाब से फिर वो अपनी वर्किंग कैपिटल का जो है एस्टिमेट कर सकता है, उसका कैलकुलेशन करता है। तो वो आपका आ गया, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ गया 6 में से 2 गए 4, तो 48 डेज है आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये मैंने एग्जांपल के लिए अमाउंट लिया है, ठीक है, आप तो कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से आएगा, और अगर पॉइंट्स में आए तो राउंड ऑफ कर लेना उसको, क्योंकि दिन जो है वो आधे अधूरे नहीं होंगे, या तो पूरा होगा या ऐसा। अब ये 48 डेज जो है आप अपनी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, जिस सेक्टर में आप हैं, उस अपने जैसे दूसरे बिजनेस का देखिए कि वहां पर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या आ रहा है। कि वहां पर आ रहा है सर 60 डेज या 50 डेज, तो आप उनसे बेटर हैं। आपका 48 डेज के अंदर आपका पूरा पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, सारे पेमेंट्स हो जाते हैं, ओके, सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री का 40 है तो 48 आपका खराब है, फिर आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप एस्टिमेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को। ये बेटा मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे होंगे और वो आप जरूर 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 करना, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये हमारा जो एक्स्ट्रा क्लास है ये जल्दी से जल्दी मैं और लेके आऊं ताकि आपको और हेल्प मिल सके। प्लीज लाइक जरूर करें, उसमें आप कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मुझसे अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं बता देता हूं, मैं लाइव आता हूं एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को 7 PM, शाम को 7 बजे जो है मैं लाइव आता हूं। तो वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और लाइव में आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हैं, ओके। सो अभी 24 दिसंबर को जो बुधवार है नेक्स्ट, उस पर हम मिलेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।